हे गाइस, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया और रिक्रूटमेंट जो कि है पोस्ट ऑफिस को लेके, इंडियन पोस्टल सिस्टम को लेके। सो गाइस, काफ़ी सारी वैकेंसी आउट हुई है, लगभग 12,000 के आसपास इसके अंदर वैकेंसी है। तो आज इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ, कैसे आप अप्लाई करोगे, एज लिमिट क्या होने वाली है आपकी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। और एक चीज़ और बता दूँ, ये नो एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट है, मतलब इस जॉब के लिए आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। पूरी डिटेल में आगे बात करूंगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किस प्रोसेस पे सिलेक्शन होगा, क्या काम होता है, क्या सैलरी मिलेगी, कहाँ कहाँ जॉब आउट हुई है। सो पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे आने वाली लेटेस्ट वीडियो भी मिस ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जो ये रिक्रूटमेंट आउट हुआ है वो है इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2023 के नाम से, जिसका भी आपको मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। सो ये पोस्ट आउट हुई है गाइस, इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2023 का ये रिक्रूटमेंट है। काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट आउट हुए हैं, तो 2023 के अंदर ये रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है। इसका मतलब आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है गाइस, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसका मतलब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब होती है तो ऑब्वियसली वो ऑल इंडिया वैकेंसी होती है। नेक्स्ट बात करूँ तो जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण डाक सेवक का एग्जांपल दूं, जैसे कि आपके अंदर आपने पोस्ट ऑफिस में देखा होगा, डाक सेवक होते हैं जो कि अपने सीनियर की हेल्प करते हैं, मेल को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, आपकी जो पेमेंट्स होते हैं उसे डिपॉजिट्स करते हैं। तो काफ़ी सारे काम होते हैं ग्रामीण डाक सेवक के। तो ये रिक्रूटमेंट उसी के बेस पे आउट हुआ है। बात करूं पोस्ट की, तो पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, दो आपको यहाँ पे पोस्ट दी गई है, जो है बीपीएम और एबीपीएम। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है उसकी आपको पोस्ट यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। दो पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और दोनों की ही सैलरी स्लैब भी अलग अलग होता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं आपसे बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पे लिखी हुई है, तो 12,828 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी, अगर ऑल ओवर इंडिया के अकॉर्डिंग काउंट करूँ तो 12,000 काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है। स्टेट वाइज वैकेंसी है, सर्कल वाइज वैकेंसी है और डिवीजन वाइज वैकेंसी है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। पोस्ट ऑफिस के अंदर गाइस ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर स्टेट से अप्लाई करोगे, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वालिफिकेशन ऐसे दिए हुए हैं। मैं आगे बात करूंगा आपसे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपसे मांगे, इसलिए यहाँ पे स्टेट वाइज आपको अप्लाई करना होगा। स्टेट वाइज के अंदर आपके सर्कल भी है। आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस एक ही स्टेट के अंदर बहुत सारे होते हैं, फिर उसके बाद एक ही डिवीजन में बहुत सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं सर्कल के अंदर। हर ब्लॉक का अलग अलग होता है, हर डिवीजन का अलग अलग होता है। तो जैसे आप पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप पर्टिकुलर डिवीजन के लिए अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे किसी भी आप स्टेट के लिए खोल लो, उत्तर प्रदेश के लिए, दिल्ली के लिए, अगर दिल्ली के लिए खोलेंगे तो दिल्ली में जो डिवीजन है जैसे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, तो ऐसे डिवीजन बटे होते हैं। उस डिवीजन के लिए आपको अप्लाई करना होगा, पर्टिकुलर डिवीजन के लिए आप पोस्ट अप्लाई करेंगे। और इसके अंदर जो, जैसे मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बताई 12,828, तो इसके अंदर जो वैकेंसी है वो भी डिवीजन वाइज ही बटी हुई है। मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे बटी हुई है, SC ST OBC वगैरह सबकी वैकेंसी है डिवीजन वाइज। तो आप इसके अकॉर्डिंग ही जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा हो, जो आपके डिवीजन में भी आता हो, उसके लिए अप्लाई करना। उसमें आपको ज़्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन होने के। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसकी अप्लाई डेट के बारे में। तो गाइस, जो इसकी अप्लाई डेट है वो है 22 मई 2023 से लेकर 11 जून 2023। काफ़ी कम टाइम दिया जा रहा है, लगभग अगर 20 डेज के आसपास का यहाँ पे टाइम है, तो ज़्यादा इंतजार मत करना। 20 दिन का टाइम है आपके पास अप्लाई करने के लिए। फॉर्म आउट हो चुके हैं, जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो फॉर्म आउट है, आप भरना शुरू कर सकते हैं। लिंक दे दिया है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे जाके देखना। अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का। आप जैसे क्लिक करेंगे पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे, वहाँ से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। इन बिटवीन आपसे कोई फॉर्म भरते टाइम गलती हो जाती है, कुछ आपको लगता है हाँ मैंने गलत भर दिया, कोई खास गलत भर दी, कोई नेम गलत भर दिया, तो एडिट के लिए विंडो ओपन होगी, जो होगी 12 जून को ओपन होगी। जैसे ही फॉर्म फिनिश होगा उसके नेक्स्ट डे और 14 जून तक ये रहेगी। तो 2 दिन का आपके लिए यहाँ पे, तो 2 दिन का आपको यहाँ पे समय भी दिया जाएगा, 14 जून और 12 जून से लेकर 14 जून के बीच में, अगर आपको फॉर्म को एडिट करना है, कुछ करेक्ट करना है तो।
नेक्स्ट बात करते हैं इसकी फ़ी के बारे में गाइस। तो फ़ी आपको यहाँ पे नॉमिनल से फ़ी देनी होगी। अगर आप यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे फ़ी देनी होगी मात्र 100 रुपये, अगर आप यूआर और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट्स को कोई भी फ़ी नहीं देनी है। साथ ही साथ फीमेल कैटेगरी को कोई भी फ़ी नहीं देनी है। तो इनके लिए फ़ी आपके लिए एग्जम्प्टेड रहेंगी और आपको सिर्फ यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पे फ़ी पे करनी है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं जो कि इसका एज क्राइटेरिया। एज के बारे में आप सुनोगे तो मजे आ जाएंगे। एज बहुत मैक्सिमम एज दी हुई है इसके अंदर। एज की अगर मैं आपसे बात करूं तो एज आपकी मिनिमम यहाँ पे 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 40 साल होनी चाहिए। और इसमें भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, मतलब 43 ईयर्स तक भर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 45 ईयर्स तक ये फॉर्म भर सकते हैं अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं। तो आपकी जो एज कैलकुलेट होगी गाइस वो होगी 11 जून 2023 से, मतलब 11 जून 2023 के अकॉर्डिंग आपको चेक किया जाएगा कि फॉर्म की लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा आप कितने साल के हो। अगर आप लाई करते हो इन बिटवीन 18 से लेके 40 तक तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बहुत छोटा सा माइनर सा एक मतलब क्या कह सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इतना तो सबने पढ़ाई लिखाई कर रखी होगी। क्लास 10th पास्ड, अगर आप क्लास 10th पास हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। परसेंटेज कितनी भी आई हो, बस क्लास 10th पास होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना, मैथ्स और या फिर इंग्लिश आपके पास कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। और जहाँ तक मैं जानता हूँ सीबीएसई, आरबीएसई और भी जो भी बोर्ड्स हैं उनके अंदर मैथ्स और इंग्लिश तो होता ही है। एक ना एक सब्जेक्ट तो आपके पास क्लास 10th तक होता ही होता है। तो ये मैथ्स और साइंस आपके लिए क्लास 10th में होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। बेसिक नॉलेज यहाँ पे कोई आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा, बस इतना है आपको क्लिक करना आता हो, माई कंप्यूटर खोलना आता हो, कोई आपको कुछ सिखाया जाए तो आप उसे जल्दी से ग्रैब कर लो। तो ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। डरना मत, अगर आप कंप्यूटर नहीं आता तो ये मत सोचना अप्लाई नहीं करना, अप्लाई जरूर करना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो लोग सिखाते भी हैं। नेक्स्ट बात करूँ साइकिलिंग। ऑब्वियसली यहाँ पे साइकिलिंग तो आनी चाहिए, पोस्ट ऑफिस की जॉब है तो साइकिलिंग तो आपको आनी चाहिए। सर्कल लोकल लैंग्वेज, सर्कल लोकल लैंग्वेज की बात करूँ तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको डिवीजन वाइज अप्लाई करना है, इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि आप मान लो किसी ऐसे स्टेट से अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे कन्नड़ हो गई और आपकी कौन सी लैंग्वेज हो गई, मणिपुरी हो गई, ये सारी लैंग्वेज होती है। अगर आप उस जगह से अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। असमी लैंग्वेज होती है तो ये पर्टिकुलर होनी चाहिए। दिल्ली से अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी आनी चाहिए। दिल्ली, यूपी, ये सब हिंदी चल जाएगी। यहाँ पे बाकी स्टेट्स की जो पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपको वहाँ की आनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे उस प्रॉपर डिवीजन के लिए। क्योंकि वहाँ पे जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा वो उसी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चंस थोड़े बहुत पूछते हैं। ऐसे कुछ नहीं आपने कहाँ से करी, ये करी, वो इतना ही पूछते हैं। कोई इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं होने वाला। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसीजर कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होने वाला, तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ होगा मेरिट बेस्ड। यहाँ पे आपकी क्लास 10th के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपके नाम होंगे कैटेगरी वाइज। फिर आपको क्या मिला है, आपको बीपीएम मिला है, आपको एबीपीएम मिला है, जो भी पोस्ट मिली होगी आपका वहाँ पे नाम लिखा रहेगा, फादर नेम होगी, कैटेगरी होगी और आपके साथ में मार्क्स लिखे रहेंगे। अभी लास्ट देखो, अभी लास्ट जो रिजल्ट आया था मैं उसकी यहाँ पे स्क्रीन पे कट ऑफ लगाया था, आप देखना कितनी कट ऑफ जाती है। तो कट ऑफ तो यार बहुत जाती है, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा आ रही है। 9900 बच्चों के इतने मार्क्स आ रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर उनको ये जॉब प्रोवाइड होती है। अब देखो, आप एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो इसके अंदर कट ऑफ जाएगी, हर एक कैटेगरी की अपनी अपनी कट ऑफ होगी, डिवीजन वाइज कट ऑफ जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, सर्कल वाइज कट ऑफ जाएगी। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो आप डेफिनेटली इसके अंदर आपका नाम आ सकता है। एक चीज़ और बताऊं, किसी स्टूडेंट का हो सकता है आपकी जो CGPA के अंदर मार्क्स हो क्लास 10th के अंदर, तो CGPA को चेंज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो CGPA के अंदर आपको 6.2 है, आपकी CGPA ये क्लास 10th के अंदर 6.2, तो सिंपली आपको इसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है और आपकी यहाँ पे परसेंटाइल निकल के आ जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर आपकी पॉइंट के अंदर है तो आपको लिखनी की इसमें फॉर्म के अंदर वो परसेंटाइल में लिखनी है। तो जो भी आपकी होगी, चाहे आपकी 50 हो, चाहे 40 हो, चाहे 4.2 हो, चाहे 7.8 हो, उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर लेना कैलकुलेटर के अंदर और उसके बाद जो भी आपकी निकल के आएगी आप यहाँ पे लिख देना इस फॉर्म के अंदर, क्योंकि वहाँ पे आपको परसेंटाइल में फिलअप करनी है, CGPA नहीं लिखनी है।
नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सैलरी के लिए। तो देखो गाइस, सैलरी जो है वो जॉब के अकॉर्डिंग ही सैलरी है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप बीपीएम के लिए सेलेक्ट होते हो, आपका नाम आता है, तो 12,000 से लेकर 29,000 का स्लैब के अंदर आपकी सैलरी बनेगी। और एबीपीएम के लिए आपके यहाँ पे 10,000 से लेकर 24,000 के बीच में यहाँ पे आपकी सैलरी बनेगी। और अगर आप सिर्फ 4 घंटे काम करोगे तो देखो मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर ना एक सैलरी जो स्लैब दिया, इसके अंदर का जो सैलरी स्लैब दिया है ना, वो काम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। 4 घंटे आपसे काम कराएंगे, 4 घंटे के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पे सैलरी दी जाएगी 12,000 से 29,000। ये बढ़ जाएगी धीरे धीरे काम करते रहोगे तो। और अगर आप 1 घंटा और इंक्रीज कर देते हो, जैसे आप 4 की जगह 5 घंटे करते हो, तो 12 की जगह 14 मिलेगी यहाँ पे, और 10 की जगह 12 मिलेगी। मतलब आपके 2,000 इंक्रीमेंट यहाँ पे लग जाएगा। अगर आप 5 घंटे काम करते हो तो मतलब हर घंटा देते हो हर 30 दिन तक, तो अगर आप 5 घंटे डेली काम कर रहे हो, आपके जो भी डेज आ रहे हैं 28 डेज 30 डेज, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी भी 2,000 पे बढ़ के मिलती है। तो ये यहाँ पे सैलरी स्लैब होता है। सैलरी मान सकता हूँ कम है, लेकिन तो जो वर्किंग आ रहा है वो भी तो कम है। आज आप इसको पार्ट टाइम रख सकते हो कि अगर आप इवनिंग में कुछ और काम कर रहे हो, आपको कुछ और, जैसे एक नॉर्मल समझाता हूँ, कोई प्रिपरेशन कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये जॉब कर ले, सुबह अपना खर्चा पानी से निकल जाएगा, सुबह थोड़ा देर का, और थोड़ी नॉलेज भी बढ़ेगी, नए नए लोगों से मिलेगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा। तो आप ये अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। जो गवर्नमेंट जॉब सीकर्स हैं उनको तो करना चाहिए स्टूडेंट्स को। अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्क की। इसमें काम क्या करना होता है। देखो गाइस, मैंने स्लैब बना रखे, काम क्या करना होता है। सबसे पहला काम है मेल लेटर पोस्ट। इसके अंदर आपको जो भी मेल्स आते हैं उनको थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ता है, कौन से डिवीजन में कौन से एरिया कौन सा है। लेटर्स वगैरह आते हैं, कुछ पोस्ट वगैरह जैसे पोस्ट कार्ड वगैरह आते हैं, उनको भी सेपरेट करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको बोला था थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम कर पाओ। नेक्स्ट है पोस्टल पेमेंट। पोस्टल पेमेंट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई पेमेंट करना चाहता है, कोई किसी को पैसे भेजना चाहता है, आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी किसी को पैसे भेजे जाते हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो काम। तो इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की। नेक्स्ट है आपको असिस्ट करना होता है यहाँ पे डाक सेवक को और एबीपीएम को। ऑब्वियसली अगर आपका बीपीएम के अंदर आपका सिलेक्शन होता है तो आप एबीपीएम आपसे नीचे होगा, क्योंकि वो असिस्टेंट है, और डाक सेवक जो चिट्ठी बांटने जाता है वो आपसे नीचे होगा, तो उनको असिस्ट करना पड़ता है। अगर मान लो कोई एब्सेंट होता है तो उसके जगह किसी और को अरेंज करना, किसी और तरीके से काम करवाना, आप प्रॉपर काम को डिवाइड करना, मतलब सबकी ड्यूटी करना, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस के अंदर रिलेटेड आपका सारा काम पोस्ट ऑफिस से ही होगा और बाहर से कहीं से नहीं होगा। नेक्स्ट होता है सीनियर वर्क। सीनियर वर्क मैंने इसलिए पॉइंट लिखा है, मान लो कोई सीनियर है, आपसे कुछ कहता है, यार आप मेरा काम कर लीजिए, आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो आपको उसका भी काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा हेल्प करनी पड़ती है। जब आप ऑफिस में बैठते हो ना, तो आपको जो भी आपके कोलिग्स वगैरह होते हैं उनकी हेल्प करनी ही पड़ती है। तो आप ये भी काम करोगे वहाँ पे। अगर आपको कुछ काम देता है कि ये लेटर्स को ऐसे सेपरेट कर दो, बार कोड लगा दो, स्पीड पोस्ट के लेटर को आप यहाँ पे रख दो, ये आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे देखो काम करना ही पड़ेगा पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो यही सारा आपका काम रहने वाला है अगर आप बीपीएम और एबीपीएम की ऐसा सेलेक्ट होते हो पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो गाइस काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अब ना तो कोई एग्जाम है, ना कोई स्किल टेस्ट है, ना कोई इंटरव्यू है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा अप्लाई ज़रूर कीजिए। लास्ट डेट इसकी 11 जून है लास्ट डेट, तो 11 जून से पहले आप अप्लाई कर दीजिए, ताकि एंड मोमेंट पे जो वेबसाइट है वो क्रैश ना हो। डिवीजन देख लेना जिसमें ज़्यादा पोस्ट है उससे अप्लाई करना, ताकि नंबर ऑफ चांसेस ज़्यादा होते हैं आपका सिलेक्शन होने के। ये मत घबराना, जॉब कैसी, लेकिन अच्छी जॉब है। सैलरी भी उसके अकॉर्डिंग आपको 4 घंटे के लिए यहाँ पे 12,000 और 10,000 पे सैलरी मिल जाएगी। सो ये थी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन, जो कि हाल ही फिलहाल में अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अप्लाई करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाइए, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिले, क्योंकि इसकी पूरी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। कोई डिटेल पढ़ना चाहता है तो वहाँ से पढ़ सकता है। फॉर्म वगैरह के बारे में सारी डिटेल्स मैंने टेलीग्राम पे आपको देता रहता हूँ। सो इंस्टाग्राम पे भी अपडेट रहिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अपने डाउट्स के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जॉब के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।